Hello, my dear students. I wish you all a very happy day. Today, I am going to explain the first chapter from Flamingo, and the name of the chapter is The Last Lesson. It is written by Alfonso Daudet. Now, let us start the chapter with certain points. Point number 1. Who was Alfonso Daudet? As you see, Alfonso Daudet was born on 13 May 1840 at Nimes, which is a city in southern France. He died on 16 December 1897 in Paris. He was a French short story writer and novelist, now remembered chiefly as the author of sentimental tales of provincial life in south of France. Here it needs a little bit of explanation that what is sentimental tales. I would like to explain it in Hindi. सेंटिमेंटल टेल्स का मतलब ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें लेखक मानव से जुड़ी हुई किसी इमोशन को, जज्बात को, भावनाओं को एक्सप्लेन करता है। यानी एक बात इसमें बिल्कुल हमें समझ लेना चाहिए कि इस कहानी में हमें मानव से जुड़े हुए एक विशेष भावनाओं के बारे में, जज्बात के बारे में, सेंटीमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और ये जो सेंटिमेंटल टेल है, ये जो भावनात्मक कहानी जो है, इसका जो कहानी के होने की जो जगह है जहाँ पर यह कहानी हुई, उस जगह को राइटर बता रहा है कि ये फ्रांस के साउथ में है। और फ्रांस के साउथ में कोई प्रोविंस है, हम लोग जिसको आज प्रांत कहते हैं, सूबा कहते हैं, स्टेट कहते हैं, उस समय उसको प्रोविंस कहा जाता था। तो उस प्रोविंस में, उस प्रांत में रहने वाले लोगों के जीवन में जिस भावनात्मक चीज़ों को उन लोगों ने महसूस किया था, एहसास किया था, उसका इसमें एक्सप्लेन किया गया है। पॉइंट नंबर 2, दैट इज बिस्मार्क। आप देख रहे हैं कि बिस्मार्क वॉज बोर्न ऑन 1 अप्रैल 1815 एंड ही डाइड ऑन 30 जुलाई 1898। इनका पूरा नाम ओटो एडवर्ड लियोपोल्ड था। इन्हें हम लोग दो और नामों से जानते हैं, एक ओटो वॉन बिस्मार्क और दूसरा नाम जिससे कि वो बहुत मशहूर हैं वो है प्रिंस ऑफ बिस्मार्क। एंड यू नो दिस मैन इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न जर्मनी। आज जो आधुनिक जर्मनी है, उस आधुनिक जर्मनी के फाउंडर हम लोग बिस्मार्क को मानते हैं। ये कहानी से किस तरह से जुड़े हम लोग बाद में इसको समझेंगे, लेकिन ये पॉइंट नंबर 2 है। नाउ लेट अस कम टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज फ्रैंको-प्रूसियन वॉर। आपको लगेगा कि ये वॉर की बात इस कहानी में हो रही है। नहीं, कहानी में वॉर के बारे में बात नहीं है, बल्कि इस वॉर के बैकग्राउंड में, कहीं भी युद्ध होता है, कहीं भी जंग होती है, तो उस जंग के बैकग्राउंड में, उस युद्ध के बैकग्राउंड में इंसान के जीवन जिस तरह से प्रभावित होती है, तो लेखक लोग उसको अपने शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी इसी युद्ध के बैकग्राउंड में, इसी जंग के बैकग्राउंड में लिखा गया है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए इसमें कि फ्रैंको-प्रूसियन वॉर होता क्या है। तो देखिए, हमने लिखा हुआ है कि लेड बाय ओटो वॉन बिस्मार्क, द वॉर स्टार्टेड ऑन 19 जुलाई 1870। It continued
टिल 10 मई 1871, यानी 1877 से 1871 की बात है। और उस समय का जो प्रूसिया था, आज प्रूसिया नहीं है, यह कंट्री आज नहीं है। उस समय का जो प्रूसिया था, उस प्रूसिया में 3 नेशंस थे, 3 कंट्री मिलकर प्रूसिया बना करता था। इट कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दिस 3 नेशंस आर टुडे। आज ये तीनों हैं, जर्मनी भी है, पोलैंड भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। लेकिन उस समय का प्रूसिया ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों को लेकर, पोलैंड का पूरा, जर्मनी का पूरा हिस्सा, ये सारा को हम लोग प्रूसिया कहते थे, ठीक है। लेकिन ये फ्रांको प्रूसियन वॉर में हुआ क्या? इस युद्ध में हुआ ये कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, एक का नाम था अल्जैक और दूसरे का नाम था लोरेन। ये दोनों फ्रांसीसी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये इस पर जर्मन वालों ने कब्जा कर लिया, इस पर प्रूशिया वालों ने कब्जा कर लिया। हम जर्मन नहीं कहेंगे, प्रूशिया कहेंगे। तो प्रूशिया जो कि ओटो वन बिस्मार्क के लीडरशिप में युद्ध लड़ रही थी फ्रांस के साथ, उस युद्ध में फ्रांस पराजय होता है और उस पराजय का नतीजा ये होता है, उस डिफीट का नतीजा ये होता है कि फ्रांस को अपने 2 डिस्ट्रिक्ट अल्जैक और लोराइन को हारना पड़ता है और प्रूसिया के हाथों में ये दोनों डिस्ट्रिक्ट चला जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, एक तरफ प्रूसिया है, फ्रांस पर हमला करता है, फ्रांस पर हमला करने के बाद फ्रांस हार जाता है। फ्रांस के हारने के बाद फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट, बड़े डिस्ट्रिक्ट, वो प्रूसिया के हाथों में चले जाते हैं। यहाँ आप सोचें कि जब उस समय जो युद्ध होता था, उसमें एक बाहर का देश आता था और आने के बाद जिस देश पर वो आक्रमण करता था, उस देश में जब लड़ाई होने के बाद उसकी जब जीत होती थी, बाहर के देश वाले की जब जीत होती थी, तो जीतने के बाद वो चूँकि बाहरी है, उसके पास अपना कल्चर है, अपना सिविलाइजेशन है, उसके पास अपनी लैंग्वेज है, तो जीत के बाद वो सिर्फ राजनीतिक तरीके से उनको अपने कंट्रोल में नहीं करता है, बल्कि आप देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि राजनीतिक तरीके से, इकोनॉमिकली भी, और साथ साथ वो जो जीतने वाला शक्ति है वो हारने वाले पर अपने कल्चर को भी थोपता है, अपने सिविलाइजेशन को भी थोपता है और अपने लैंग्वेज को भी थोपता है। यही हुआ फ्रांस के अल्जैक और लोरेन में। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोग, जिनका मातृभाषा फ्रांसीसी थी, तो जब प्रूसिया उन पर हमला करता है, उन्हें जीत लेता है, तो जीतने के बाद राजनीतिक तरीके से गुलाम तो हो ही जाते हैं वो लोग, लेकिन साथ ही साथ इस गुलामी में उनको अपने भाषा के मर्यादा को भी हारना पड़ता है। अपने भाषा के साथ जुड़े रहने का जो अधिकार है, इस अधिकार को भी उनको हारना पड़ता है और जर्मनी वाले उनके इस भाषा को उनसे छीन लेते हैं और उन पर अपने भाषा को ज़बरदस्ती लादते हैं और उनको सीखना भी पड़ता है। ये इतिहास में हुआ है। लेकिन ऐसा होने से किसी भी समुदाय का, किसी भी नेशन का, किसी भी समूह का, लोगों का जब ऐसा होता है तो उनको एक भावनात्मक आघात होता है उनको ऊपर। इसी आघात को लेकर इस कहानी को लिखा गया है। नाउ लेट अस कम टू पॉइंट नंबर 4। दैट इज दिस शॉर्ट स्टोरी इज रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस डिफीट। जैसे कि मैंने मैंने कहा कि इसी हार के बैकग्राउंड में इस कहानी को लिखा गया है। इट टेल्स अबाउट व्हाट अफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट द स्कूल। हमने कहा था कि कहानीकार जीवन के एक खास हिस्से को, एक विशेष अंग को पकड़ता है और वहाँ से कहानी को निकालता है। तो यहाँ पर लेखक ने क्या किया है कि ये जो हार हुई थी, ये जो हारना हुआ था, इसमें दिखाने की कोशिश करी जा रही है। इट टेल्स अबाउट व्हाट अफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट द स्कूल सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट अल्जैक एंड लोरेन। अल्जैक एंड लोरेन के डिस्ट्रिक्ट में स्कूल थे, लेकिन उस स्कूलिया ज़िंदगी में, उस स्कूली ज़िंदगी में इस हार का क्या असर पड़ा था, इसी असर को कहानी में लिखा गया है। सो दिस स्टोरी इज़ नॉट अबाउट वॉर,
This story is not about the political subjugation of a people, economic subjugation of a people, but this story is all about the language that a people find close to their heart, and that knowledge, that language was snatched from them, और उसकी जगह एक दूसरी भाषा जो उनका नहीं था, उनके मातृभाषा को छीनकर उन पर किसी दूसरी भाषा को सर पर लादने की कोशिश करी गई। इस कोशिश से उन लोगों में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से भावनाओं को ठेस पहुंचा, यही हम इस कहानी में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, एक और बात हम लोग करते चलें इन तमाम बातों के साथ कि ये लास्ट लेसन में कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। जैसे कि कहानी में तो कैरेक्टर होंगे, तो यहाँ कैरेक्टर आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, दो ही कैरेक्टर हैं। एक है फ्रांस जो कि आप देख रहे हैं, और एक है फ्रांस के स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर जिनका नाम था मोंसियर हैमिल। ये फ्रांस के स्कूल में 40 सालों से पढ़ा रहे थे, जिसको मैंने लिखा हुआ है। द लास्ट लेसन हैज़ टू मेजर कैरेक्टर्स, फ्रांस and French schoolmaster Monsieur Hamel, who has been teaching French at French school for 14 years. This is very much clear, I think. And now the next theme of the last lesson by Alphonse Daudet. I have distributed the theme in some points ताकि आप लोगों को आगे चल के क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो। इसलिए पहले आज आप इस थीम को समझें। थीम को समझने के बाद नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन कहानी को समझाऊंगा। सो नाउ लेट अस गो टू द थीम। फर्स्ट थीम इज लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म। आई विल एक्सप्लेन इट, लेकिन पहले आप इसको देख लें। दूसरा पॉइंट है टेंडेंसी टू वैल्यू थिंग्स मोर व्हेन वी नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू देम। ये हमारा जो मानव जाति है उसके अंदर का ये जो है, ये बिल्कुल ही एक साधारण सी बात है कि जो हमारे पास नहीं होता है उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव देते हैं, और जो होता है उसका ध्यान ही नहीं देते हैं। फ्रांसीसी भाषा उनका था, हिंदी भाषा हमारा है, उर्दू भाषा हमारा है, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो हमारा नहीं है, अंग्रेजी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, उस पर ना लपकते हैं हम लोग। खैर, आज की बात दूसरी है, हमको दूसरे भाषाओं की तरफ लपकना पड़ता है अपनी रोजी रोटी के लिए, दुनिया के जो एक इंटरनेशनल समाज है उस समाज का हिस्सा बनने के लिए। उस वक्त ये बात नहीं थी। तीसरा पॉइंट, द सेंस ऑफ लॉस एंड सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। ये भी इंसान के भावनाओं से जुड़ा हुआ बात है। दो चीजें हैं, सेंस ऑफ लॉस, हारने का एहसास, एंड सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, मजबूरी का एहसास। ये एहसास क्या होता है आप इस कहानी में पढ़ेंगे। कभी कभी हम हार जाते हैं, मजबूर महसूस करते हैं अपने आप को। ऐसी सूरत में हमारे अंदर क्या भावनाएं आती हैं वो देखेंगे इसके अंदर। और एक पैट्रियोटिक थीम है, देशभक्ति वाला थीम है कि टू रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ वंस ओन लैंग्वेज। अपनी खुद के भाषा का जो वैल्यू है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप इसे करेक्ट कर लेंगे, टू रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ वंस ओन लैंग्वेज। ये चारों पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला है लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म, बहुत आसान है, मैं इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा। द पीपल ऑफ अल्जैक एंड लोरेन वेर डिनाइड द फ्रीडम ऑफ देयर टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज बाय द प्रूशियंस। अल्जैक और लोरेन के जो लोग थे उनसे वो आज़ादी छीन ली जाती है, सीखने की आज़ादी, उनकी अपनी भाषा, उनके अपनी ज़ुबान को सीखने की आज़ादी छीन ली जाती है। किसके हाथों? प्रूसियन के हाथ। यानी प्रूसियन अल्जैक और लोरेन के लोगों से उनकी अपनी मातृभाषा सीखने की आज़ादी को छीन लेते हैं। द थीम ऑफ द स्टोरी इज टू हाईलाइट लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म, और इसीलिए इस स्टोरी का थीम जो है कि इसमें हाईलाइट करने की कोशिश करी गई है, इसको प्रकाश में लाने की कोशिश की गई है कि युद्ध में केवल आप राजनीतिक तरीके से पराजय नहीं होते हैं, केवल आप आर्थिक तरीके से पराजय नहीं होते हैं, बल्कि आप शिकार हो जाते हैं लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म का। यानी भाषा का जो क्रूरता के साथ आप पर इम्पोजिशन होता है,
इसके भी आप शिकार हो जाते हैं। शॉविनिज्म कहते हैं किसी को ऊपर ज़बरदस्ती करने को, किसी को ऊपर उसको फोर्स करने को। इट रिफर्स टू एन अनरीजनेबल प्राइड इन वंस ओन लैंग्वेज while disregarding all the other languages as inferior। हमने एक्सप्लेन किया कि लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म होता क्या है। लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म होता है, इस सेंटेंस में उसका जवाब है इट का मतलब लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म ये रेफर करता है एक ऐसे प्राइड का जो कि रीजनेबल नहीं होता है, जो कि उचित नहीं होता है, और वो प्राइड अपने भाषा पर होता है। और इस प्राइड से क्या होता है कि वो भाषा बोलने वाला दूसरे भाषा के बोलने वालों को छोटा समझने लगता है। हम जर्मन भाषा बोलते हैं, प्रूशिया लोग जर्मन भाषा बोलते थे, तो हम जर्मन भाषा बोलते हैं। हमारे इस भाषा पर जो प्राइड है, जो घमंड है, वो अनरीजनेबल इसलिए है कि मैं जर्मन भाषा को दुनिया के दूसरे भाषा के सामने बड़ा समझता हूँ और दूसरे भाषा को हम इन्फीरियर समझता हूँ। तो ऐसा समझने को ही, अपने भाषा को बेहतर और दूसरे भाषा को एकदम से बदतर, ऐसा समझने को हम लोग लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म कहते हैं। द पीपल लिविंग इन द रीजन ऑफ अल्ज़ेक एंड लॉरेन आर द विक्टिम ऑफ लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म। जैसे कि हमने कहा आपको, युद्ध का एक परिणाम ये हुआ कि जो लोग लॉरेन और अल्ज़ेक में रहने वाले लोग थे वो इस लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म के शिकार हुए थे। भाषा पर ये जो अनरिजनेबल प्राइड था, एक ऐसा घमंड जो कि उचित नहीं था, इसके वो शिकार थे। दे आर फोर्सिबली मेड टू लर्न जर्मन। उनको मजबूरन उनको जर्मन सिखाने पर मजबूर किया गया था, जर्मन भाषा सिखाने पर। दूसरा, जैसे कि टेंडेंसी टू वैल्यू थिंग्स मोर व्हेन वी नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू देम। जब चीज़ों पर हमारी पहुंच खत्म हो जाती है, एक्सेस मैंने पहुंच खत्म हो जाती है, तो हम उसको वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। जब तक हाथ में है तब तक कोई बात नहीं है, मामूली चीज़ है। जिस दिन वो हाथ की चीज़ हमसे दूर हो जाती है उस दिन हमको वैल्यू लगता है। हमारी मातृभाषा, हमारी मादरी जुबान जो है वो हम बोलते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे बस में है, मेरे पॉकेट में है, हम जब चाहें जिससे चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस दिन ये छिन जाएगी उस दिन समझ में आएगा कि हाँ ये क्या होता है, छिनने से पहले समझ में नहीं आता है। ये हमारी टेंडेंसी है। तो दिस स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स अवर टेंडेंसी। ये इंसान का झुकाव है किसके तरफ, कि हम चीज़ों को वैल्यू उस वक्त देते हैं जब उस तक की हमारी पहुँच बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। व्हेन फ्रेंच वॉज टॉट इन द स्कूल, जब फ्रांसीसी भाषा स्कूलों में पढ़ाया जाता था, फ्रेंच एंड द लाइक्स ऑफ हिम, यानी फ्रांस जो स्टूडेंट है और उसके तरह दूसरे जो लोग हैं, डिड नॉट टेक इट सीरियसली। इस वक्त तो लोग सीरियसली लेते नहीं थे। द पेरेंट्स ऑल्सो प्रीफर टू सी देयर किड्स वर्किंग एंड डूइंग अर्निंग फॉर द फैमिली। और जो माता पिता थे वो भी भाषा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। जिस वक्त जब भाषा के क्लासेस होते थे तो अपने बच्चों को वो काम पर लगाना चाहते थे ताकि फैमिली के लिए कुछ कमाए। मतलब फ्रेंच सीखने से बेहतर लोग समझते थे कि बच्चों को काम पर लगा दो, फ्रांसीसी सीख के क्या होगा। व्हेन दे आर डिनाइड द फ्रीडम ऑफ नोइंग देयर ओन लैंग्वेज, लेकिन जब अपने ही भाषा को जानने का जो आज़ादी थी, जब उस आज़ादी से वो वंचित हो गए, दे रियलाइज, तो उन्हें समझ में आया हाउ सॉरी दे आर, कितने अफसोस में वो पड़ गए हैं, फॉर नॉट पेइंग एनफ अटेंशन, इसलिए कि उन्होंने काफ़ी ध्यान नहीं दिया था फ्रेंच के लेसन पर। इसलिए इसका नाम है द लास्ट लेसन। यानी जिस दिन प्रूशियन वालों ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, कानून जारी किया कि आज के बाद अल्ज़ेक और लॉरेन में कोई फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ेगा, इसके जगह जर्मन पढ़ाया जाएगा। अचानक उनका भाषा उनसे छिन जाता है। उस दिन उनको एहसास होता है कि काश के हम अपने भाषा के सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिए होते। तीसरा नंबर, द सेंस ऑफ लॉस एंड सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। खो जाने का एहसास और मजबूरी का एहसास। ये जो द सेंस ऑफ लॉस इज सजेस्टेड विद द मेंशन ऑफ द प्रूशियन ड्रिलिंग देयर लैंड। एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे हम। खुदा ना खास्ता किसी का मान लो खेत है 10-12 एकड़ का, रोज उसमें ट्रैक्टर चलाता है, खेती बाड़ी करता है। अचानक सुबह उठ के देखेगा कि उसके ट्रैक्टर्स को उठा के फेंक दिए गए हैं और उस पूरे 2-4 एकड़ ज़मीन पर कोई दूसरा आके खेती कर रहा है, और वो इतना बड़ा शक्तिशाली है जो नया आया है आप ही के ज़मीन पर, उसको आप छू भी नहीं सकते हैं। उस वक्त आपको सेंस ऑफ लॉस होता है, उस वक्त आपको सेंस ऑफ लॉस होता है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा है। वही सेंस ऑफ लॉस इसमें एहसास कब होता है कि जब फ्रेंच जो कैरेक्टर है वो खड़ा होकर देखता है
कि उसके डिस्ट्रिक्ट में सामने एक मैदान है और उस मैदान में इसके देश के जो आर्मी है वो नहीं, बल्कि बाहर देश की आर्मी जो है वो ड्रिल कर रही है, पैरेड कर रही है। उनके जो फौजी लिबास हैं अलग हैं, उनका जो गाना अलग है, उनका ड्रम बीट करने का सब कुछ अलग है। उस समय उसको लगता है कुछ हमने खो दिया, अपने देश, अपने फौजों को, अपना दृश्य जो हर समय में देखा करता था, वो दृश्य जिसमें कि हमारे अपने लोग पैरेड करते हुए दिखते थे, वो सब लगता है खो गया। वहाँ उसको सेंस ऑफ लॉस होता है। ठीक है, देयर इज अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, और साथ ही साथ जब लॉस का हेल्प तो मजबूरी की भी हेल्प सेंस आती है। डेट रन थ्रू आउट द स्टोरी, ये पूरी स्टोरी में है मजबूरी का कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब मेरी ज़ुबान छीन गई है, मेरा भाषा छीन लिया गया है। फ्रांच फील्स गिल्टी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन प्रॉपरली। फ्रांच बच्चा है, लेकिन उस बच्चे को एक गिल्टी का एहसास हो रहा है, गलत कुछ किया उसने, उसको ऐसा लग रहा है। किस काम को करके गलत किया है वो, कि उसने फ्रांस भाषा को, अपने भाषा को प्रॉपरली सीखा नहीं, फ्रांसीसी भाषा को सीखा नहीं। और एम हैमेल जो हैं, जो टीचर हैं, उन्हें भी लगता है कि उनसे भी गलती हुई है। किस तरह से? अबाउट नॉट बीइंग एबल टू इम्पार्ट, जैसे कि वो सक्षम नहीं हो सके कि वो लोगों को दे सके। इम्पार्ट करना माने एजुकेशन को अपने से किसी दूसरे तक पहुंचाना। ऑल हिज नॉलेज टू हिज स्टूडेंट्स। उनको भी लगता है कि 40 साल हम रहे, लेकिन 40 सालों में जिस तरह से हमको हमारे अंदर जो ज्ञान है फ्रांसीसी भाषा का, उसको इम्पार्ट करें, दूसरों तक पहुंचा सके, वो नहीं पहुंचा सके हम। द सेंस ऑफ डिफीट इज़ एविडेंट। एविडेंट मतलब क्लियर, तो ये डिफीट का सेंस बिल्कुल क्लियर है उनके टोन में, टीचर के टोन में, विच इज़ यूजुअली स्ट्रिक्ट एंड क्रैंकी। ये टीचर ये जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सख्त टीचर हैं, बट टुडे ही वॉज जेंटल। लेकिन आज उनकी तमाम स्ट्रिक्टनेस, उनका तमाम क्रैंकी भाषा, गुस्सा में बात करने का ढंग, ये सब के सब आज शराफत में बदल गया है। आज वो शांत दिख रहे हैं, क्वाइट दिख रहे हैं, मोशनलेस दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेंस ऑफ लॉस, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। सेंस ऑफ लॉस यहाँ पर दौलत खो जाने का नहीं है, बल्कि अपने भाषा के खोने का सेंस है। हेल्पलेसनेस कि जो खो गया है वो लौट के नहीं आएगा, मजबूर है, हमें सीखना है जर्मन भाषा। और उसके साथ साथ सेंस ऑफ डिफीट भी है कि हम हार गए, हम हार गए। अब देखिए चौथा है पेट्रियोटिक थीम, टू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू वंस ओन लैंग्वेज। ये थीम है पेट्रियोटिक। देखिए भाषा जो है देश से जुड़ा होता है। भाषा का ताल्लुक हम बोलते हैं, लेकिन केवल वो मेरा नहीं होता है, वो देश का होता है, वो प्रांत का होता है, गर्व किया जाता है। तो ये जो है हमको अपने लैंग्वेज को वैल्यू करना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने ये लैंग्वेज को अपने माँ बाप से सीखा है, बल्कि इसलिए कि हमारे माँ बाप ने भी अपने बाप से सीखा होगा, और कहाँ से कहाँ सीखते 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 मेरे तक पहुँचा है। ये हमारे देश का भाषा है, ये हमारे ऐसे लोगों का भाषा है जो कभी हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे, हमारे पूर्व पुरुष हुआ करते थे, उनका ये भाषा है, वो हम तक पहुँचा है, एक माध्यम से पहुँचा है। एक चेन में हम भी खड़े हैं, इस चेन की हिफाजत करनी चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं पेट्रियोटिक थीम। भाषा के बारे में उसकी इज्जत करनी चाहिए। टू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू वंस ओन लैंग्वेज आर द कंक्लूडिंग पेट्रियोटिक थीम्स ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का कंक्लूडिंग पेट्रियोटिक थीम है कि अपने मातृभाषा की क्या करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए। एम हैमेल से दैट द ओनली वे टू फ्री देम फ्रॉम द इंस्लेवमेंट। इंस्लेवमेंट में गुलामी, अब तो वो लोग गुलाम हो गए थे, लेकिन हैमेल जाते जाते कह गए कि देखो ये गुलामी से तुम उसी वक्त फ्री होगे जब तुम क्या करोगे, द ओनली वे टू फ्री देम फ्रॉम इंस्लेवमेंट इज बाय क्लिंगिंग टू देयर ओन लैंग्वेज। आज से भी अपने भाषा के साथ क्लिंग कर जाओ। जिस तरह के पेड़ जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं से पत्ते जैसे जुड़े होते हैं, उसको क्लिंग कहते हैं। वृक्ष के शाखाओं से पत्तों का जुड़ा होना, इंग्लिश में उसको क्लिंग कहते हैं। हैमेल कह के जाते हैं कि तुम भी इस भाषा के पेड़ का अलग अलग वृक्ष हो, और उस वृक्ष में भाषा का जो नॉलेज है, उस नॉलेज के पत्तियों के साथ जुड़े रहो, यानी भाषा के साथ जुड़े रहो, भाषा को सीखते रहो। अगर ऐसा करोगे तो तुम गुलामी की जंजीर को काट सकते हो। यह आखिरी थीम था। अब उसके बाद द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, द लास्ट लेसन विथ वर्ड नोट। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि हम लोग यहीं पर इस चीज़ को ख़त्म करें।
Thank you very much. We will meet again